हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे क्रिप्स मिशन पे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। क्रिप्स मिशन, और इसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, और अगस्त प्रस्ताव के आने के वजह से भारतीयों में कई प्रकार के द्वंद्व सामने आने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि हम स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग इसमें शामिल हैं उसमें से कुछ लोग उसे अपना सफलता मानते थे, और कुछ लोग ब्रिटेन की कूटनीति का या उनके तुष्टीकरण नीति का एक भाग मानते थे। साथियों, इस समय जब ये क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ये सब जो आ रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और ब्रिटेन के ऊपर काफ़ी दबाव महसूस होता है अमेरिका की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, कि जब तक भारत का पूर्णतः सहयोग नहीं मिलेगा तो जापान भारतीयों के साथ मिल करके दिक्कत कर सकता है। जब अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा मना कर दिया गया, तब उसके बाद में ब्रिटेन में चर्चा हुआ और वहाँ के संसद के द्वारा, वहाँ के सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव, एक मिशन की घोषणा किया गया 11 मार्च 1942 को। 11 मार्च 1942 को एक घोषणा किया गया कि भारतीयों के लिए एक डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ, एक संविधान निर्माण के साथ साथ और उनके सुरक्षा के दायित्व के साथ साथ कई गतिविधियों पर चर्चा की बात कही गई। लेकिन भारतीयों को यह बात आभास था कि जब दीपक बहुत फड़फड़ा रहा हो तो या तो बहुत सीधे से जलेगा या तो बुझ जाएगा। अगस्त प्रस्ताव के बाद ब्रिटेन को यह पता चल गया था कि भारत इतना आसानी से अब वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग हैं वो नहीं मानेंगे। ब्रिटेन की फितरत को भारतीय समझ चुके थे, और अगस्त प्रस्ताव के बाद सर क्रिप्स करके थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में एक कमीशन फिर बनाया गया, और जो क्रिप्स जिसके नेतृत्व में कमीशन बनाया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। साथ में दोनों लोग लंदन में पढ़े हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला, हमारा दोस्त हमारे लिए समझौते की बात करने आया है, काश दोस्त होता, हमारी आज़ादी की बात करता। और कहते हुए क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा, और डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक जवाहरलाल नेहरू ने कहा और अस्वीकार कर दिया। जब क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आया, 11 मार्च को लंदन में यानी ब्रिटेन में इसकी घोषणा किया गया। 23 मार्च को वो भारत में पहुंचा और 30 मार्च को इसको व्याख्यायित किया गया, इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई। कांग्रेस के तरफ से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को बुलाया गया। दोनों लोगों ने नेतृत्व किया कांग्रेस का क्रिप्स से बात करने के लिए। अच्छा, क्रिप्स को भेजा इसलिए गया था कि जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे, शायद उनकी बात मान जाते, लेकिन वो भूल गए कि राष्ट्रहित से बड़ा ना तो कोई दोस्त होता है और ना कोई अपना होता है। यदि राष्ट्रहित नहीं है, दिल के अंदर यदि देशभक्ति नहीं है, तो इस जिंदगी का कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने देश के ना हो सके तो ये स्वाभाविक है कि आप किसी के नहीं हो सकेंगे। कहा जाता है, एक तरफ अगर माँ बाप को रख दिया जाए और एक तरफ देश को रख दिया जाए
तो दोनों को चुनने में धर्म संकट आ जाएगा, क्योंकि एक ने जन्म दिया है तो दूसरे ने स्थान और पहचान देने की बात कही है, या उन्होंने अपना योगदान दिया है। अगर जब तक हम गुलाम थे तब तक हमारी खुद की मर्जी नहीं चलती थी। ब्रिटेन कहता था कि भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं होता है। तो दोनों को बराबर सम्मान देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू साहब राष्ट्रहित को लेकर चल रहे थे और क्रिप्स प्रस्ताव को उन्होंने मना कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो था क्या इसमें? क्रिप्स प्रस्ताव 11 मार्च 1942 को 11 मार्च 1942 को ब्रिटेन में घोषणा किया गया और 23 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव भारत पहुंचा और 30 मार्च और ये सब 1942 में हो रहा था। 30 मार्च को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की। अब इसमें इन्होंने क्या क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत संघ का निर्माण किया जाएगा और भारतीय चाहें तो कॉमनवेल्थ में जुड़े या अलग हो जाएं। क्रिप्स प्रस्ताव ने एक ऐसी नज्म पकड़ी थी, एक ऐसा नस पकड़ा था भारतीयों का जो वो चाहते थे। भारतीय क्या चाहते थे? वो कहते थे अब हमारा देश हमारा होना चाहिए, हम अपने पूरे भारत को यूनाइट करके एक संघ बना लेंगे, हम अपना काम चला लेंगे, भाई तुम निकल जाओ। क्रिप्स ने वही बात कही। अगस्त प्रस्ताव में ये बात शामिल नहीं था, कॉमनवेल्थ से अलग होने की बात शामिल नहीं था, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में इस बात को शामिल किया गया। एक संघ बनाने की बात कही गई। कॉमनवेल्थ से अलग होने का अगर भारत चाहता है तो अलग हो सकता है, नहीं चाहता है तो शामिल रह सकता है, उसकी स्वायत्तता पर छूट दे दी गई। एक प्रकार से ये भारतीयों की विजय ही थी। दूसरी तरफ एक संविधान निर्माण की बात कही गई और उसमें ये बात कहा गया कि जिसमें देशी रियासतें भी शामिल होंगी और अगर भारतीय संघ में वो शामिल नहीं होना चाहती हैं तो स्वतंत्र रह सकती हैं। ये बात तो किसी को गंवारा नहीं होगा। भाई हमारी भूखंड है, हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारे में कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा इसका अधिकार या इस पे बात करने का अधिकार अंग्रेजों का नहीं होना चाहिए। और कोई राज्य, कोई देशी रियासत स्वतंत्र रहे यह हम होने नहीं देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग उस समय देशी रियासतों के बारे में रिसर्च ही कर रहे थे। आज़ादी मिलने की देरी थी, देशी रियासतें कैसे आएंगी कैसे नहीं आएंगी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल देख लेते। क्रिप्स प्रस्ताव के इन सारी बातों को खारिज कर दिया गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन की बात कही गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? उसमें सभी संप्रदाय के लोग जिनकी जनसंख्या जितनी है उनके आधार पर उनका प्रतिनिधित्व हो और एक संविधान बनाएं। आगे चल करके इसी बेस पर हमारा संविधान बना भी था, लेकिन वो आधार क्रिप्स प्रस्ताव नहीं था। कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में, आधार वो होगा। अब क्रिप्स प्रस्ताव में जब कहा गया कि अगर प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद बनाया जाएगा
और उस परिषद के आधार पर भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। और अगर संविधान का निर्माण किया जाएगा तब तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। मतलब पूरी तरह से क्रिप्स प्रस्ताव में एक भारतीयों के पूरा केवल घेरने की बात कही गई थी, किसी तरह से समर्थन कर दिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू साहब या कोई भी भारतीय, यहाँ तक मुस्लिम लीग भी इसे मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान को अलग राज्य का दर्जा देने की बात नहीं कही गई थी और पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग कुछ भी कर सकती थी, वो इससे नीचे कुछ मानने को तैयार नहीं थी, जो कि 1940 में कांग्रेस मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान मांग को लेकर के सम्मेलन कर चुकी थी। फजलुल हक साहब, इन लोगों ने अपना प्रस्ताव पास कर लिया था कि मुझे पाकिस्तान से नीचे कुछ नहीं चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव को अलग कर दिया, मानने से मना कर दिया क्योंकि वो पाकिस्तान चाहते थे, और कांग्रेस ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि पूरी आज़ादी चाहते थे। एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा जो संविधान का निर्माण करेगी और इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और एक बात और कहा गया कि जो प्रांत इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं और स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रह सकते हैं। इस बात से कांग्रेस एकदम भड़क गई और खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब एकदम आग बबूला हो गए। लेकिन जो कि अभी हम गुलाम थे, इसलिए अपनी बहुत ज़्यादा भावनाएं नहीं दिखा सकते थे क्योंकि पाकिस्तान तोड़ ही रहे थे। अंत में पाकिस्तान टूट ही गया। लेकिन देशी रियासत समिति बनाई गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को अध्यक्ष बनाया गया था और 552 देशी रियासतें ऐसी थीं जिसे सरदार पटेल के माध्यम से शामिल कर लिया गया था। उस पर चर्चा मैं भी करता हूं। अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर के समझौता की बात कही गई और नए संविधान के निर्माण होने तक भारतीयों के रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा, ये बात भी इसमें बताई गई। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना आज़ाद साहब, जिनका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिय चेक, इसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिय चेक है और गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब उन्होंने जो चेक पे साइन किया है उसकी डेट ही एक्सपायर हो चुकी है, गांधी जी ने कहा। अतः अप्रैल 1942 को क्रिप्स ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और दोष भारतीय नेताओं पर मढ़ दिया। क्या कहा? जब क्रिप्स ने अपना प्रस्ताव वापस लिया तो उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का, जो कि भारत के स्वायत्तता की बात कही गई थी, भारत को जिसके लिए लड़ाई लड़ रहा था, जिसके लिए संघर्ष कर रहा था, वो मिल रहा था, लेकिन भारतीय नेतृत्व, भारतीय नेता इसे लेने में सक्षम नहीं है, उनकी बुद्धि ही नहीं है, वो काम के ही नहीं है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पर पूरा का पूरा भारतीयों पर मढ़ दिया कि वो इस योग्य नहीं है। अब क्या होगा? क्या अब आसानी से क्रिप्स प्रस्ताव के बाद में बात मानने से बिगड़ गई, बात बनने से रह गई? तो क्या भारतीयों ने कुछ खो दिया? नहीं। फिर क्या किया उन्होंने? अब भारतीयों ने इस बात को लेकर के साफ साफ इस बात के लिए कह दिया कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। और इस समय जब क्रिप्स अपना प्रस्ताव वापस ले गए और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद साहब, जब इन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और पूर्ण आज़ादी की बात की, तब सुभाष चंद्र बोस साहब, जो इस समय यूरोप में थे, उन्होंने समझ लिया आगे क्या होना है।
लेकिन वो ये बात को नहीं समझ पाए थे कि अगस्त में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाएगा। इस बात को नहीं समझते थे, उन्हें पता ही नहीं था, वो इस बात को स्वीकार भी नहीं कर पाते कि गांधी जी के होते हुए कोई आंदोलन हिंसक भी चल सकता है। लेकिन आगे चल करके जब अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत डू और डाई का नारा देते हुए जब इसे शुरू किया गया, तब सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा इस समय हमें भारत में होना चाहिए था। अब जो कि इस स्थिति के लिए अंग्रेजों से सीधे लड़ाई कर सकते थे, और यहाँ पे उस समय अगर सुभाष चंद्र बोस साहब होते तो शायद स्थितियाँ कुछ और होती। फिर भी 0 आवर के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पर हम चर्चा करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पर। अब भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, गांधी जी उसके पहले मई में ही अंग्रेजों से कह चुके थे कि आप लोग हमारा देश, भारत देश भारतीयों के लिए छोड़ दीजिए, ये जापान के लिए मत छोड़िए। गांधी जी को लग गया था कि अगर जिस तरह का युद्ध चल रहा है ऐसे चलता रहा तो जापान हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। उसके पश्चात में वो अलग बात है कि अमेरिका अचानक से एंट्री करता है और जापान पर जा करके परमाणु बम मार देता है, जापान सरेंडर कर देता है। गांधी जी ने जब मई में आग्रह किया कि आप हमें, हमारा देश हमारे लिए छोड़ दीजिए, अंग्रेजों को समझ में नहीं आया। गांधी जी बुद्धिमान थे। अब यहाँ पे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू तो हो चुका है। अब यहीं पे गांधी जी की एक विशेषता मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी ने किस तरह का, केवल गांधी जी का श्रेय कैसे हुआ। देखिए, आज़ाद कराने के लिए, गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए केवल मात्र एक व्यक्ति का व्यक्तित्व ही पर्याप्त नहीं था। उसमें जितना योगदान महात्मा गांधी का है उतना ही योगदान भगत सिंह का भी है, उतना ही योगदान सुभाष चंद्र बोस का भी है, और उतना ही योगदान उन गुप्त स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों का है जिनका नाम न तो इतिहास के पन्नों पर है और ना कोई जानता है। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुमनामी में देश की आज़ादी के लिए कार्य करते रहे, तो उस समय के योगदान में गुलाम भारत में रहने वाले भारतीय जिन्हें अपनी आज़ादी प्यारी थी, सबका योगदान है। लेकिन महात्मा गांधी जी ही क्यों समझ पाए कि भारत को आज़ाद कराने के लिए राम राज्य का नारा जरूरी है? वो क्यों समझ पाए कि भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीयों को जगाना जरूरी है? वो क्यों समझ पाए कि भारत को आज़ाद कराने के लिए जब तक 32 करोड़ 36 करोड़ जो भी जनसंख्या उस समय थी, पूरा भारत खड़ा नहीं होगा, आज़ादी पर्याप्त नहीं होगी? वो क्यों समझते थे? तो समझिए, गांधी जी की एंट्री होती है 9 जनवरी 1915 में। कहाँ से होती है? अफ्रीका से। अफ्रीका में ये 21 वर्ष थे। उसके बाद में भारत वापस आते हैं, और आंदोलन कब से हमारे यहाँ चल रहा है? 1857 का विद्रोह समझ लीजिए। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। 1857 और 1915 58 वर्ष तैंतालीस साल, और यहाँ पर ले लीजिए 14 साल प्लस 1, ये 58 वर्ष
तक लोगों को यही समझ में क्यों नहीं आया और लोग संघर्ष करते रहे, लोग बात करते रहे, हमें आज़ादी चाहिए, हमें गुलामी पसंद नहीं है। कई प्रकार के क्रांतिकारियाँ, उदारवादी, उग्रवादी, तमाम प्रकार के नेतृत्वकर्ता सामने आए, परंतु पूरा भारत नहीं खड़ा हुआ। क्यों? और उसके बाद 1915 में एक व्यक्ति एंट्री करता है। 1917 में एक छोटे से प्रांत में जाता है, छोटा सा मुद्दा किसान का उठाता है और लोग पीछे होते हैं। 1917 से लेकर के 1942 तक यानी 42, 17, 12 यानी 5 और 3 में से गया 2, 25 वर्ष। ये 58 साल 1857 के विद्रोह से ले लें केवल, जबकि अंग्रेजों से नफरत हमारी बहुत पहले से थी। छोटे छोटे क्षेत्रीय अधिकार हमारे बहुत पहले से लड़े जा रहे थे। फिर भी 1857 के विद्रोह में, चलो अखिल भारतीय विद्रोह के रूप में ही सही, पहला विद्रोह मान लेते हैं। गांधी जी जब आते हैं तब तक 58 साल बीच में पूरा भारत एक साथ नहीं खड़ा होता है। और ऐसा क्या गांधी जी कर देते हैं कि महज 25 वर्ष में पूरा भारत खड़ा हो जाता है। तो गांधी जी ने कुछ नस तो जरूर पकड़ा था। गांधी जी तो कुछ तो जरूर समझ चुके थे। वो क्या था? वो ये था कि जब तक जिसके लिए लड़ रहे हैं वो नहीं खड़ा होगा, हम आजादी नहीं पाएंगे। आजादी क्या एक व्यक्ति के लिए थी? नहीं था। आजादी क्या कुछ समुदाय के लिए था? नहीं था। आजादी हर उस भारतीय के लिए था जिसके दिल में भारत धड़कता था। लेकिन लोगों को पता कैसे होगा कि यह हमारी लड़ाई है? लोगों को महसूस कैसे होगा कि यह हमारी लड़ाई है? महसूस जब होगा जब उन्हें पता चलेगा कि रामराज इसके बाद आएगा। क्यों रामराज की बात कही गई? क्योंकि भगवान राम के समय में, अब यहाँ पे कुछ लोग तो इसको तोड़ मोड़ करके इतिहास लिखना चाहते हैं, लिखें, ये उनकी अपनी मर्जी है। राम राज्य के समय में राजतंत्र होने के बावजूद प्रजा के बात को रखा गया था। प्रजा के बातों को रखते हुए उन्होंने अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी सीता को उन्होंने त्याग दिया था। जनता के हित में हित है, जनता के सुख में सुख है, जनता के दुख में दुख है। राजा का ना कोई निजी सुख होता है, ना निजी दुख होता है, ना राजा का निजी कोई व्यक्तित्व होता है। वो जनता के हित के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए होता है। ये बात केवल राम राज्य में नहीं था। अर्थशास्त्र में प्रधानमंत्री मौर्य साम्राज्य के जो महाराज कौटिल्य हैं, उन्होंने अपनी बात कही थी। और ये बातें भगवान राम के समय भी लागू थी। जनता के कहने मात्र से राजा का अस्तित्व बदल जाता था। राजा के अधिकार क्षेत्र में जनता चाहती तो कुठाराघात कर देती। उस राम राज्य को लोग देखना चाहते थे, क्योंकि इसके पहले या उसके बाद किसी ने जनता के लिए उतना कार्य नहीं किया जितना भगवान राम ने किया, या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जनता के हितों की बात कही। गांधी जी तो जानते थे कि भारत गांव का देश है, और गांव में पता होता है कि राजा बनते हैं अपनों के लिए। हम तो किसान हैं प्रभु, हम तुम्हें कर देते रहेंगे। गांधी जी ने पहले जब उन्होंने भारत में पदार्पण किया तो उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि तुम
मुंह बंद रखो, आंख खोल लो, कान खोल लो, पूरे भारत का भ्रमण करो। गांधी जी ने पूरा जब भारत भ्रमण किया तब उन्हें लगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भीड़, मुझे चाहिए लड़ने वाले लोग। तो गांधी जी को लग गया था कि अगर हम अचानक से लड़ाई की बात करेंगे तो युवा और गुस्सा क्षणिक होता है, लोग जोश में आकर के कुछ भी कर जाते हैं, बाद में सोचते हैं मैंने तो गलत किया। साथियों याद रखिएगा, जो कार्य करते समय अच्छा लगे और करने के बाद दुख दे, वो काम कभी अच्छा नहीं होता। जो काम करते समय हो सकता है कठिनाइयाँ दे, तकलीफ दे, लेकिन करने के बाद सुकून मिले तो समझ जाइएगा वो काम अच्छा है। अब वो परिभाषा अलग अलग नहीं है, सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है। अब कुछ लोग सोचें मेरा काम है चोरी करना और कठिन है, लेकिन बाद में सुकून हो हमने चोरी कर लिया, ये काम मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उस काम की बात कर रहा हूँ जो सकारात्मक और अच्छा है। गांधी जी जब सबको समझ चुके थे कि हमें किस तरह से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, तो उन्होंने सबसे पहले जब चंपारण सत्याग्रह किया तब यहाँ से शुरू हुए थे, और जनता मात्र कुछ चुने हुए लोग, राजेंद्र प्रसाद और कुछ चुने लोग और 2-4 लोग उनके साथ थे। लेकिन जब चंपारण किए 1917 में तो क्षणिक थे, उसके बाद में 19 में किए खिलाफत आंदोलन, चंपारण किए, फिर खिलाफत किए। खिलाफत आंदोलन में एक तबका का लोग और कुछ कांग्रेसी लोग शामिल हुए, यानी कि चंपारण से ज़्यादा लोग एकत्रित हुए, गांधी पे भरोसा करने लगे। फिर गांधी जी आंदोलन को रोक दिए, 1922 में, और फिर चलते रहे गांधी जी। और उसके बाद जब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया तब काफ़ी लोग एकत्रित हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में एकत्रित हुए, लेकिन अभी भी पूरा भारत एकत्रित नहीं था। गांधी जी 34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किए और चलते रहे, रचनात्मक कार्य करते रहे। साथ साथ जब कोई कार्य शुरू करते थे फिर बीच में रचनात्मक कार्य करते थे, लोगों को जागरूक करते थे और आज़ादी का मतलब बताते थे, साथ साथ उनको किस तरह से अपने आप को सशक्त होना है उसकी बात करते थे। और जैसे गांधी जी को 1942 में लगा कि पूरा भारत अभी एक खड़ा हो चुका है, तब गांधी जी कहते, जो गांधी जी यहाँ कहते थे कि सत्य और अहिंसा हमें नहीं छोड़ना है, हमारे ऊपर चाहे लाठियाँ बरसें, हमारे ऊपर चाहे जितना भी प्रकार के वज्राघात कर ले अंग्रेज, हम अपना हाथ नहीं उठाएंगे। वही गांधी जी 1942 में मात्र 25 वर्ष में बदल गए और कहते हैं यहाँ पे पहुँच के करो या मरो, या तो तुम लड़ते हुए आज़ादी प्राप्त कर लो और या लड़ते लड़ते मर जाओ। कौन कह रहा है? गांधी जी। यहीं पे सीतारामैया जी कहते हैं कि जब 1942 के प्रस्ताव के मंजूरी के पश्चात गांधी जी अपने वक्तव्यों में बोल रहे थे, लग रहा था कि उनमें भगवान नारायण ने अवतार ले लिया हो। गांधी जी का उस अग्रेसिव चेहरा को देख करके हर किसी के अंदर जोश प्रफुल्लित हो गया था। क्या ये वही गांधी जी हैं कि जो कह रहे हैं सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, एक तरफ कह रहे हैं करो या मरो? गांधी जी भी इंसान थे, लेकिन गांधी जी दूरदृष्टि थे, दूर की बातें समझ लेते थे, वो जानते थे भविष्य क्या हो सकता है। फिर गांधी जी ने इतने पे ही नहीं अपने आप को रोके, उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा हो रही है उस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। किस तरह से? कहा ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति 1922 को 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड में मात्र 22 पुलिसकर्मी के मर जाने से
12 फरवरी को पूरा आंदोलन वापस ले लिया था, वो व्यक्ति 1942 में जब पूरा भारत जल रहा था कुछ नहीं वापस लिया। क्यों? क्योंकि 22 में वापस लेते तो अंग्रेज के पास उस समय ताकत थी, वो कुचल देते तो पूरा भारत डर जाता, क्योंकि पूरा भारत साथ नहीं खड़ा था। लेकिन 1942 में मात्र 20 साल बाद ऐसा क्या हो गया? क्योंकि तब पूरा भारत खड़ा था। यदि एकता आपके साथ में है, यदि आप सभी लोग एक हो, साथ हो, तो कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, कोई ताकत नहीं मार सकती। लेकिन यदि बिखर गए, यदि बिछड़ गए, यदि विमुख हुए तो चूर चूर हो जाओगे, टूट जाओगे। गांधी जी इस बात को समझते थे। 42 में आते ही गांधी जी कहते हैं डू और डाई, करो या मर जाओ। चंपारण से शुरू करके 42 में पहुंच करके महज 25 वर्षों में पूरे भारत को खड़ा कर दिए। कुछ तो बात थी इनमें, कोई बात ऐसी तो थी गांधी जी में जो लोगों को आकर्षित करती थी। वो था जो तुम सुनना चाहते हो वो हम बोलेंगे, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो तुम्हें समझाएंगे, तुम हमें अपने हो मनाएंगे। ये गांधी जी की प्रवृत्ति थी, रचनात्मक कार्यों में वो करते थे। 1942 के आंदोलन के लिए जब उन्होंने सुना, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होता है, 9 अगस्त को भोर भोर में ऑपरेशन जीरो के माध्यम से पूरे नेताओं को गांधी सहित गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गांधी जी को लगता है, जब गांधी जी से कहा जाता है कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए, अंग्रेज उन्हें बताते हैं कि पूरा भारत जल रहा है। उनको लगता था कि गांधी जी से कहेंगे पूरा भारत जल रहा है, वो उनका हृदय एकदम पिघल जाएगा। वो भूल गए कि वो गांधी हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमें प्यार करना भी आता है तो हमें शस्त्र चलाना भी आता है, हमें शास्त्र आता है तो हमें युद्ध करना भी आता है। उस देश के रहने वाले गांधी जी हैं, कैसे पिघल जाते? उन्होंने कहा ये तो आप लोगों की प्रतिक्रिया है, अब आपने जो किया था ये उसका परिणाम है, हमें दुख है इस बात का। लेकिन जब अंग्रेजों को त्राहिमाम बुलवा दिए भारतीय, तब गांधी जी 1943 में 21 दिन का क्या कहते हैं उपवास करते हैं। उपवास मतलब यहाँ आमरण अनशन नहीं करते, यहाँ उपवास करते हैं कि मैं पश्चाताप करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अंग्रेजों की किए गए प्रतिक्रिया का जो इस कार्य हुआ है उसे आप उनको सद्बुद्धि दें और वो आज़ाद करें। 21 दिन तक जब उपवास करते रहे गांधी जी, तब लोगों को लगा कि गांधी जी मर गए। किसको लगा? अंग्रेजों को। एकदम अंग्रेज खुश हो गए, चिता उता मार लगवा दिए पूरा। और गांधी जी कम चालाक थे। जैसे जब उनको जानकारी हुआ कि तो नौटंकी हो रही है, गांधी जी उठे, हे राम कहते कि बड़ी अच्छी नींद सोए हम, और उठा करके फिर जूस मंगवाया, खुद ही पी लिए, खुद ही अनशन तोड़ दिए। अंग्रेज हैरान कि कैसा आदमी है। और जब गांधी जी उठ करके जब जूस उस पी लिए, तब कहते हैं देखिए आप लोगों ने जो किया, हम भगवान से प्रार्थना किए आपको बुद्धि दें। अब गांधी जी के लिए रिहाई की मांग पूरे विश्व में उठने लगा। केवल मुस्लिम लीग ने गांधी जी के रिहाई की मांग नहीं की, ध्यान रहे, केवल मुस्लिम लीग ने गांधी जी के रिहाई की मांग नहीं की, और पूरा विश्व, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारतीय दल, जितने भी लोग थे, सब लोगों ने गांधी जी की रिहाई की मांग की। और फिर गांधी जी को 1944 में रिहा किया गया। लेकिन दुर्भाग्य था कि गांधी जी जब रिहा हुए, तब इनके पर्सनल सचिव और इनकी धर्मपत्नी दोनों इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। कस्तूरबा गांधी जी का योगदान उतना ही है। थोड़ा भावुक वाला पल आ जाता है। एक व्यक्तित्व कब बनता है? जब उसको साथ देने वाले ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो। कस्तूरबा गांधी जी को कभी पीछे नहीं खींची,
कदम पर कदम उनका साथ देती रहीं और अंत में जब उनका अंतिम समय आया उस समय भी गांधी जी उनके साथ नहीं थे। नम आंखों से गांधी जी इतना कह के चले गए, फिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लग गए। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में उसने मुझे सीख दिया था, हम साथ मिलते थे, साथ रहते थे, सत्य को नहीं छोड़े, लेकिन वादा रहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसने अपना वादा निभाया, हमने अपना वादा, हमने नहीं छोड़ा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। महादेव देसाई साहब इनके सेक्रेटरी थे, वो भी चले गए इस दुनिया से। गांधी जी ने हिंदुस्तान के लिए वो कर दिखाया जो पिछले कई वर्षों से चल रहे आंदोलन में किसी को समझ ही नहीं आया था। और इसीलिए दोस्तों, गांधी जी को केवल समझने के लिए समझिए कि जिस व्यक्ति ने यहाँ से उठाकर भारत को, यहाँ तक पूरे भारत को एक कर दिया हो, उसके व्यक्तित्व पे प्रश्न उठाना गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। 8 अगस्त को क्यों हुआ, 9 अगस्त को क्यों हुआ, मैं आगे बताता हूँ। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में प्रस्ताव पेश किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में प्रस्ताव पेश किया गया और 7 अगस्त 1942 को, ध्यान रहे, 11 जुलाई 1942 को प्रस्ताव पेश किया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके नेतृत्व में 7 अगस्त को प्रस्ताव की पुष्टि की गई जो 11 जुलाई को पेश किया गया था। और फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को पारित कर दिया गया। ध्यान रहे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को गांधी जी ने लिखा था। भारत छोड़ो, सोचिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कि जब 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, तब मोतीलाल नेहरू साहब, सुभाष चंद्र बोस साहब जब ये नाराज हुए थे तो गांधी ने कहा था, हमको जो गाली देना है गाली दे ले, हमको जिसे जो कहना है वो कह ले, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन भारत को कभी भी हिंसक नहीं होने देंगे। हमें यदि अपनी जान दे करके भी देश को बचाना होगा तो बचा लेंगे, हिंसक नहीं होने देंगे। वही व्यक्ति मात्र 20 साल बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लिख रहा है तो उसमें वो सारी बातें शामिल होती हैं जो कि ना तो वहाँ पे अहिंसक बात कही गई, ना वहाँ पे सत्य की बात कही गई। वहाँ केवल एक बात कहा गया, या तो लड़ते लड़ते देश आजाद करा लो या लड़ते लड़ते मर जाओ। प्रस्ताव को गांधी जी ने लिखा था और प्रस्ताव को नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू साहब ने प्रस्ताव को पेश किया था। इसके पहले प्रस्ताव जब पेश किया गया, पेश करने के पश्चात 1 अगस्त 1942 को लोकमान्य तिलक साहब का जन्म, जो उनके 1 अगस्त 1942 को जब तिलक साहब के लिए उनको याद करने के लिए लोग एकत्रित हुए, तिलक दिवस जब मनाया गया तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। वो अपने देश को संबोधित कर रहे थे तिलक दिवस पे। उन्होंने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हमारे हाथ में 2 धारी तलवार होगी, ये तलवार खुद के गर्दन पे भी गिर सकता है, अंग्रेजों के गर्दन पे भी गिर सकता है, खून के छींटे स्वयं भी पड़ सकते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं
अगर हम आज हार गए तो हम हार जाएंगे, और अगर यदि हम आज जीत गए तो हम आज़ाद करा लेंगे। हर किसी के मन में था, जब करो मरो की बात थी, कोई कह रहा है करो या मर जाओ, कोई कह रहा है तलवार से खेलेंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे हम सत्य के साथ चलेंगे, हम अहिंसा के साथ चलेंगे। उन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जब रणनीति बनाई, फिर ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के साथ सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। आगा खां पैलेस में जब नज़रबंद कर दिया गया, साथियों याद रहे कि ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई में प्रस्ताव पे चर्चा हुआ था। गुरुपाल और तलचर में, ये उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पर राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया और यहीं पे पंचायत समिति भी बनाई गई थी। जब सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तब ये आंदोलन, इसीलिए पूछा जाता है कि नेतृत्व विहीन आंदोलन कौन सा था। नेतृत्व विहीन आंदोलन, तो नेतृत्व विहीन आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन ही था। अब कोई नेता नहीं रह गया, सबके सब गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन फिर भी गुप्त रेडियो के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। राम मनोहर लोहिया साहब, अब्राहम पेंटर साहब, ये रेडियो की व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। वहीं उषा मेहता और बाबू भाई गुप्त रेडियो से भाषण दे रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, लोगों का समर्थन कर रहे थे। रेडियो, कभी अगर मुंबई से रेडियो स्टेशन को जब्त कर लिया गया तो लोहिया साहब कहीं और स्टेशन लगा दिए। जगह जगह पर लोहिया साहब और अब्राहम पेंटर साहब ये रेडियो व्यवस्था का संचालन कर रहे थे, रेडियो व्यवस्था का सेटअप बनाते जा रहे थे। वहीं उषा मेहता और बाबू भाई ये लोग गुप्त रेडियो से लोगों को संबोधित कर रहे थे। गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास रखा और इनके उपवास के देखते हुए कार्यकारिणी परिषद से कुछ सदस्य MS गनी, NR सरकार और HP मोदी ने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद में 4 मार्च को गांधी जी उपवास समाप्त कर दिए। गांधी जी स्वयं उपवास समाप्त कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है, और जबकि गांधी जी के लिए चिता उता एकदम बन गया था कि अब गांधी जी तो अब रहेंगे नहीं, अब 21 दिन हो गया, अब 1 दिन और चले जाएंगे। तो ये समझ बैठे जतिन दास को। अब जतिन दास गांधी जी थोड़े हैं। जतिन दास जी 53 दिन तक बिना पानी खाना के आमरण अनशन पे बैठ गए थे और इनका इंतकाल, ये शहीद हो गए थे। गांधी जी कहे ठीक है, तुम जतिन दास के साथ अन्याय किए हो, हमको 21 दिन हो गया, हमें याद है, तुम चिता जलाओ। इधर चिता उता बना रहे थे सब लोग, इधर गांधी जूस मंगाए, पिए और आराम से उठ करके बैठ गए। सबके सब हैरान रह गए। भारतीयों को खुशी मिला, अंग्रेज दुखी हुए। 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। मुस्लिम लीग को छोड़ करके बाकी सभी ने, देश विदेश के सब लोगों ने भारत की रिहाई की मांग किया था। गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके सचिव महादेव देसाई गांधी जी के रिहाई से पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। दोस्तों, इसके आगे का क्लास मैं अगली क्लास में करूंगा। अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।